अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आने वाला एक रहस्यमयी नक्षत्र जिसका स्वामी बुध है और जिसका प्रतीक है एक सर्प, जो ज्ञान, रहस्य, मोह, आकर्षण और विष का प्रतीक होता है। इस नक्षत्र के जातकों में एक चुंबकीय आकर्षण होता है, तीव्र बुद्धि होती है, मानसिक चंचलता होती है और जबरदस्त अंतर्दृष्टि होती है। ये मन को बांधने वाले होते हैं, लेकिन साथ ही भ्रम और छल की पराकाष्ठा तक जा सकते हैं। अश्लेषा में जन्मे लोग जिनका चंद्रमा, सूर्य या लग्न इस नक्षत्र में हो, उनका प्रेम और वैवाहिक जीवन रहस्यमय, गहराई से जुड़ा हुआ और कई बार इमोशनल कंट्रोल युक्त होता है। आज के वीडियो में हम इस नक्षत्र के चारों चरणों को विशेष गहराई के साथ देखेंगे। पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अश्लेषा नक्षत्र की और गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम अपने इस चैनल पर नक्षत्रों की चर्चा करते हैं, राशियों की चर्चा करते हैं, ग्रहों की चर्चा करते हैं, कुल मिलाकर हम ज्योतिषीय गहराइयों की चर्चा करते हैं। हमारा मिशन है कि जो भी व्यक्ति हमारे वीडियोस को देखे उसके अंदर ज्योतिष गहराई इतनी तो होनी ही चाहिए कि आज कोई भी इस शास्त्र को बदनाम करने के लिए उन्हें ठग ना सके। उन्हें इतना ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या नुकसान दे सकता है, क्या फायदा दे सकता है। और इसी मिशन में हम आपको ज्योतिष शास्त्र की गहराइयों से परिचित करा रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरणों की। हम चारों चरणों को यहाँ गहराई से समझेंगे। हमने पूर्व में नक्षत्रों की एक पूरी श्रृंखला आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की थी। आप उस श्रृंखला को यहाँ आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, जहां हम अश्लेषा नक्षत्र के बारे में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब हम और गहराई से उसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने चरण के पिछले वीडियो में नक्षत्र चरणों को सिर्फ चंद्र नक्षत्र की दृष्टि से ही आपके सामने परिभाषित किया था, लेकिन आज हम इसे और भी गहराई से परिभाषित करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम चरणों को प्रारंभ करें, हमेशा की तरह मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आप पहले भी आते रहते हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और यदि आपको हमारा विषय पसंद आता है, विषय की गहराई पसंद आती है और आपको लगता है कि हम जो ज्ञान आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं वह आपके लिए उपयोगी है और आपके लिए वह समझ भरा भी है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और कमेंट करने की एक आदत आप अपने अंदर अवश्य शामिल करें। चाहे आपका कमेंट नकारात्मक ही क्यों ना हो, आपको हमारी कुछ कमियां ही क्यों ना दिखाई दे रही हैं, कमेंट अवश्य कीजिए। विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरणों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण कर्क राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में आता है और यह धनु नवांश में आता है और धनु नवांश के स्वामी बृहस्पति देव हैं। तो आप बुध की, बृहस्पति की और चंद्र की तीनों ऊर्जाएं यहाँ इस चरण के जातकों में देख सकते हैं। बुध की ऊर्जाओं की बात करें तो तेज बुद्धि होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। तो यहाँ आप बुध की और गुरु की ऊर्जाएं देख सकते हैं। यह भावुक होते हैं। यहाँ चंद्र की ऊर्जाएं आती हैं। यह अपने प्रेम संबंधों को लक्ष्य आधारित बनाते हैं और प्रेम के नाम पर यह तभी तक जुड़े रहते हैं जब तक कि इनका उद्देश्य पूरा ना हो जाए। तो यानी कि हम यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेम के मामले में यह जातक स्वार्थी हो सकते हैं। प्रेम में इनका स्वभाव कोई त्यागमयी नहीं होता, बल्कि प्रयोजन परक होता है, यानी कि अपने स्वार्थ से भरा हुआ होता है। अगर इनका लक्ष्य या भावना पूरी हो जाए तो ये अचानक रिश्ते से बाहर निकल आते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति इतना भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है कि वह अपनों का भी त्याग कर सकता है। वह लक्ष्य पाने के लिए लोगों का मानसिक दोहन तक कर सकता है, मानसिक शोषण कर सकता है। यदि यह सूर्य नक्षत्र हो तो ऐसा जातक अपने आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति को अत्यधिक महत्व देता है और रिश्तों में भी वह अधिकार की भावना रखता है या नियंत्रित करने की प्रवृत्ति उसकी होती है। ऐसे जातक का पिता से गहरा जुड़ाव होता है या ऐसे जातक के ऊपर पिता का दबाव होता है। और यदि लग्न नक्षत्र हो तो ऐसा जातक मानसिक रूप से स्वतंत्र होता है
धार्मिक झुकाव वाला होता है, उच्च आदर्शों को लेकर चलने वाला हो, प्रेम में भी वह उच्च विचारों की अपेक्षा करता है और यदि वैसा ना मिले तब दूरी बना लेता है। अब यदि इस चरण के जातकों की समस्याओं को समझें तो इनके अंदर क्रोध देखा जा सकता है, कठोरता देखी जा सकती है और इन जातकों को गुप्त रोग होने की संभावनाएं होती हैं। मां के साथ इनके संबंधों में तनाव देखा जा सकता है और कभी कभी अनैतिक या तामसिक कार्यों की ओर झुकाव भी इन जातकों का हो सकता है। इन जातकों को बृहस्पतिवार को व्रत रखना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप करना चाहिए और गुरुवार को ही पीपल के वृक्ष को इन्हें जल अर्पित करना चाहिए। माँ की सेवा करनी चाहिए ताकि उन्हें मानसिक शांति प्राप्त हो सके और किसी निर्धन छात्र को पुस्तकों का दान देना चाहिए। द्वितीय चरण कर्क राशि के अंतर्गत 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक और यह मकर नवांश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर शनि की ऊर्जाएं अत्यधिक मात्रा में आपको देखने को प्राप्त होंगी। तो यहाँ बुध की ऊर्जा, शनि की ऊर्जा और चंद्र की ऊर्जा, तीनों ऊर्जाओं के अनुसार यह जातक किस प्रकार के होंगे इस बात को समझें। सबसे पहले स्वभाव और प्रेम जीवन की बात करते हैं। इस चरण के जातक व्यवसायिक सोच वाले होते हैं, अवसरवादी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और प्रेम संबंधों में भी वह उपयोगिता और लाभ देखने की कोशिश करते हैं। यह जातक रिश्तों में चालाकी दिखा सकते हैं और मोह जाल बुनने का कार्य कर सकते हैं, इसमें यह निपुण होते हैं। प्रेम को यह साधन के रूप में देखते हैं, साध्य के रूप में नहीं। तो ऐसा जातक भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संबंध बनाता है और जब उसका प्रयोजन पूरा हो जाता है तो वह भावनात्मक रूप से अलग हो जाता है, लेकिन बाद में पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण वह उन्हीं संबंधों को पुनः जोड़ सकता है। यदि किसी जातक का सूर्य नक्षत्र अश्लेषा हो और वह द्वितीय चरण में हो तो ऐसे जातक बाह्य छवि के प्रति बहुत सचेत होते हैं। उन्हें सत्ता, पद, मान सम्मान की अत्यधिक चाह होती है और वह अपने जीवन साथी को भी एक सामाजिक सीढ़ी के रूप में देख सकते हैं और उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। और यदि लग्न नक्षत्र अश्लेषा हो तो वहां द्वितीय चरण की बात हो रही है तो ऐसा जातक रूढ़िवादी हो सकता है, संयमी हो सकता है, भावनात्मक रूप से कठोर हो सकता है। रिश्तों में विश्वास की कमी और गुप्त द्वेष की भावना ऐसे जातक में हो सकती है। यहाँ विवाह में स्वार्थ की प्रधानता होती है। तो द्वितीय चरण के जातकों में चालाकी होती है, लालच हो सकता है और धोखे की प्रवृत्ति हो सकती है। अक्सर लोग इस बात से डिनाई करते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप देखेंगे बहुत से लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, लेकिन यह सब वक्त की बात होती है। वह समय भी आता है जब अश्लेषा अपने इस प्रकार के रूप को भी दिखा सकता है। इन जातकों में दूसरी जो समस्या होती है वह धन हानि की होती है, अस्थिरता की होती है। इन जातकों में दूसरों के प्रति दया की कमी देखी जा सकती है और जातकों में अक्सर आर्थिक नैतिकता का अभाव देखा जाता है। ऐसे जातकों को शनिवार को काले तिल और तेल का दान करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः का जप करना चाहिए नित्य नियम से। सायंकाल काले कुत्ते को रोटी खिलाना अत्यंत शुभ रहता है। बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए और मजदूरों का सम्मान करना चाहिए। ऐसे जातकों को पैतृक धन या जमीन संबंधी मामलों में पारदर्शिता रखनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे तृतीय चरण के जातकों की। तृतीय चरण कर्क राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक होता है और यहाँ पर कुंभ नवांश की ऊर्जाएं प्राप्त होती है जो कि शनि की ऊर्जाएं हैं। तो यहाँ शनि की ऊर्जा, बुध की ऊर्जा और साथ ही साथ चंद्र की ऊर्जा उन्हें देखेंगे। लेकिन यहाँ कुछ स्थिरता आप कुंभ राशि से देख सकते हैं, यानी कुंभ नवांश की जो बात हो रही है उसके कारण कुछ स्थिरताएं आपको दिखाई देंगी। तो पहले स्वभाव और प्रेम जीवन की बात करते हैं। यह चरण सबसे ज्यादा रहस्यमय होता है और छुपे हुए स्वभाव को दर्शाता है, इसलिए यहाँ जातक सबसे ज्यादा रहस्यमयी हो सकते हैं और उनका स्वभाव भी थोड़ा छुपा हुआ दिखाई दे सकता है। ये जातक दिमाग से बहुत तीव्र होते हैं, बहुत तेज, लेकिन दिल से ठंडे और चुप रहने वाले होते हैं। अगर प्रेम जीवन को देखें तो गुप्त रिश्तों, छल प्रपंच, मानसिक उलझनों, इन सब में यह जातक फंसे रह सकते हैं। इनकी वफादारी स्थायी नहीं होती है, ये भावनाओं को गुप्त रखते हैं और दूसरों के लिए कभी कभी मानसिक जाल बुनते हैं। तो ऐसा जातक अनुसंधान, मनोविज्ञान, आध्यात्मिक प्रयोगों या षड्यंत्रों की ओर आकर्षित हो सकता है। मां से संबंध तनावपूर्ण हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में शंका या असंतोष रह सकता है।
यदि सूर्य नक्षत्र अश्लेषा हो और तृतीय चरण की बात कर रहे हैं तो ऐसा जातक अपनी पहचान को लेकर भ्रमित हो सकता है। कभी बहुत आत्मकेंद्रित होगा और कभी बिल्कुल विलीन स्वरूप होगा। पिता के साथ में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, टकराव हो सकता है या दूरी बन सकती है। यदि लग्न नक्षत्र अश्लेषा हो और तृतीय चरण तो व्यक्ति का आचरण रहस्यमय होगा, छुपा हुआ होगा और ऐसा व्यक्ति आत्मरक्षा से प्रेरित होता है। विवाह में भी पारदर्शिता की कमी देखी जा सकती है, जिससे अलगाव की आशंका बनी रहती है। समस्याओं की बात करते हैं तो रहस्यमय और षड्यंत्रकारी स्वभाव बन सकता है। पारिवारिक कलह हो सकता है। मां के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर देखा जा सकता है। मानसिक बेचैनी हो सकती है और गुप्त रोगों की संभावनाएं भी इन जातकों को हो सकती है। ऐसे जातकों को कई ज्योतिषी नीलम बता देते हैं, तो उन्हें नीलम सोच समझकर पहनना चाहिए। हाँ, शनि के उपाय ऐसे जातकों को करने चाहिए, जैसे दशरथ शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। अपनी माँ के नाम से धार्मिक और परोपकारी कार्य करने चाहिए, जैसे वृक्षारोपण करवाना या पानी की व्यवस्था किसी क्षेत्र के लिए करवाना। इस प्रकार के कार्य आप अपनी माँ के नाम से करवाएं। मानसिक शांति के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और सोमवार को जल में केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अंततः हम बात करेंगे चतुर्थ चरण के जातकों की। चतुर्थ चरण 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के मध्य कर्क राशि में आता है और यहाँ पर मीन नवांश की ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं, तो पुनः यहाँ पर बृहस्पति देव की ऊर्जाएं मिलेंगी। अगर स्वभाव और प्रेम जीवन की बात करें तो यह चरण अश्लेषा की नाग ऊर्जाओं को नियंत्रित करता है। यह जातक अत्यंत भावुक होते हैं, रचनात्मक होते हैं, लेकिन भ्रमित रहते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया उन्हें समझ नहीं पाती, इसलिए वे स्वयं भी एक मुखौटा पहन लेते हैं। प्रेम में ये जातक समर्पित होते हैं, लेकिन बार बार धोखा मिलने की संभावनाएं अधिक होती हैं। वह अपने प्रिय के लिए अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन कई बार उनकी भावनाओं को समझा नहीं जाता है। यदि सूर्य नक्षत्र और चतुर्थ चरण हो तो ऐसा जातक आत्मद्वंद से जूझता है। वह सच्चा प्यार चाहता है, लेकिन धोखे और मोह का वह शिकार हो सकता है। पिता से भावनात्मक दूरी हो सकती है या भ्रमपूर्ण संबंध हो सकते हैं। यदि लग्न नक्षत्र अश्लेषा और चतुर्थ चरण हो तो ऐसा व्यक्ति आदर्शवादी होता है, कलाकार होता है, कवि या आध्यात्मिक हो सकता है। प्रेम में उसे अक्सर पीड़ा मिलती है क्योंकि यह अत्यधिक उम्मीदें रखने वाला होता है। ऐसे जातक के जीवन में यदि समस्याएं समझी जाए तो ऐसा जातक मोह, भ्रम, धोखा, खाने या देने की प्रवृत्ति बन सकती है। पिता या मां के स्वास्थ्य में हानि हो सकती है। स्वयं भ्रम में रहने की आदत होती है। छद्म जीवन इनका बन सकता है। ऐसे जातकों को गुरुदेव के लिए या बृहस्पति देव के लिए गुरुवार का व्रत रखना चाहिए और केले के पेड़ का पूजन करना चाहिए। ओम गुम गुरुवे नमः का जप करना चाहिए। पिता के साथ संबंध सुधारने के लिए उनका मान सम्मान करना चाहिए। साफ सफाई और सत्य बोलने का अभ्यास इन्हें करना चाहिए। हर गुरुवार को जरूरतमंदों को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे बेसन, हल्दी, इस प्रकार की वस्तुओं का इन्हें दान करना चाहिए। अब बहुत ही विशेष बात, अश्लेषा के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण को गंडमूल की उपाधि दी गई है। इन्हें गंडमूल माना जाता है। तो इन चरणों में जन्मे हुए पुरुष या महिलाएं, उनके पति या पत्नी की मां या पिता, क्योंकि जब हम स्त्री की बात करेंगे तो उसकी सास की बात होगी और जब हम पुरुष की बात करेंगे तो उसके ससुर की बात होगी। उनके जीवन को नुकसान हो सकता है। अब कई बार हमारे पास प्रश्न आता है कि मेरा यह चरण है तो क्या मैं अपनी सास के लिए या क्या मैं अपने ससुर के लिए नुकसानदायक हूं? नहीं, आप उनके लिए नुकसानदायक नहीं हैं। आपकी कुंडली तो आपके सास या ससुर के जीवन को खतरे का संकेत देती है। हमको सिर्फ वह समझना है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी शादी ही नहीं होगी। यह यूनिवर्स का नियम है। हाँ, आप इसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं ताकि आप अश्लेषा नक्षत्र की जो नकारात्मकताएं हैं उन्हें कम कर सकें। और कई बार यह दोष स्वतः ही खत्म होता है। जैसे यदि परिवार में बड़े भाई या बहन हो तो यह दोष निष्क्रिय हो जाता है। भारतीय परंपरा में गंडमूल शांति पूजा करवाई जाती है, उसके द्वारा भी इस दोष का निराकरण किया जा सकता है। और अश्लेषा नक्षत्र के सभी जातकों को
सामान्य उपाय अवश्य करने चाहिए, जैसे अश्लेषा नक्षत्र के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। और चूंकि यह नक्षत्र नागों के स्वामित्व में आता है, नाग देवता के स्वामित्व में आता है, तो ओम नागाय नमः का जप करना चाहिए। इससे नाग ऊर्जा शांत होती है और यह प्रातःकालीन आप कर सकते हैं। ऐसे जातकों को नित्य चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए, विशेषकर सोमवार को। भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए, ताकि चंद्र को शांति प्राप्त हो, मन को शांति प्राप्त हो और जो भी नकारात्मकताएं अश्लेषा नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई हैं वह कम होती चले। और अक्सर अश्लेषा नक्षत्र के जातकों ने देखा होगा कि जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, विशेषकर अश्लेषा नक्षत्र के जातक, तो उनके अंदर की नकारात्मकताएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। उन्होंने महसूस किया होगा इस बात को। जो नकारात्मकताएं उनका नक्षत्र कहता है, जो हमने यहां बताया है, उनमें से आधी नकारात्मकताएं सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की उपासनाएं करने से खत्म हो जाती है, मन में परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए कई लोग कहेंगे कि मेरा तो यह नक्षत्र है लेकिन मुझ में यह नकारात्मकता है ही नहीं। कि यदि हम जड़ की बात करें तो जड़ में यह बीज था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी भक्ति भावना, आपके अन्य ग्रह, उनकी दृष्टियां इस बीज को पनपने नहीं दे रही। ऐसे जातकों को मानसिक संतुलन के लिए रुद्राक्ष की चंद्र शांति माला भी पहननी चाहिए। जातकों को रोज कम से कम 10 से 20 मिनट का ध्यान करना चाहिए, ताकि उनकी ऊर्जा की सही दिशा तय हो सके। अन्य भी कई उपाय हैं जो अश्लेषा नक्षत्र के जातकों को विशेषकर करने चाहिए। हर पूर्णिमा को भगवान सत्यनारायण की कथा अपने घर में आयोजित करनी चाहिए, भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। अश्लेषा नक्षत्र के जातकों का प्रेम जीवन भ्रम, समर्पण, रहस्य और नियंत्रण, इन 4 ध्रुवों पर चलता है। अगर ये आत्मनिरीक्षण, स्पष्टता और सच्ची करुणा के साथ प्रेम करें तो इनका संबंध बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है। परंतु अगर ये केवल मोह, स्वार्थ और चालाकी का मार्ग चुनते हैं तो इन्हें बार बार हानि का सामना करना पड़ता है, इन्हें पीड़ाओं का अनुभव होने लगता है। तो यह सब बातें हम अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरणों की समझ चुके हैं। अब यहाँ पर कई लोगों का प्रश्न आएगा कि चारों चरण तो बता दिए, मगर जिस प्रकार से सेगमेंट जोड़े जाने चाहिए थे वह नहीं जोड़े गए। जैसे व्यक्तित्व क्या होगा, चारों चरणों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, चारों चरणों की महिलाएं कैसी होती हैं, तो उनके लिए हमने अलग से वीडियोस बनाए हैं। वहां चारों चरणों के अनुसार भी हमने सभी सेगमेंट को विस्तारित ढंग से समझाया। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। यदि आज का विषय आपको पसंद आया हो, आज की जानकारी आपको लगा हो कि हाँ उपयोगी है और सटीकता को छूती हुई है, तो आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले सभी ज्ञान की वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम अश्लेषा नक्षत्र के स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने क्या क्या चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणं।